प्रोग्राम 30 मिनट में आज हमारे मेहमान हैं लिया की जानी पहचानी इल्मी शख्सियत, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया में तवील अरसा तक बतौर प्रोफेसर फ़राइज़ सर अंजाम दिए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD रहे। इन दिनों सियासी मैदान में तबाह आजमाई कर रहे हैं। प्रोफेसर हफीजुल्लाह थिन साहब को प्रोग्राम 30 मिनट में खुशामदीद कहता। बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, शुक्र है। जो बंदा आपसे 20 साल पहले 30 वर्ष पहले जी को आपका क्लास फेलो को बचपन का दोस्त जिसने 30 साल पहले मुलाकात आपसे रखी हो और वो तवील अरसे के बाद आपसे मिल रहा हो, आज भी मिले, तो उसे आपकी शख्सियत, आपकी कदो कामत, आपका डेढ़ डोल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इस मुस्तकिल मिजाजी का राज क्या है? मेरे ख्याल में इंसान के अंदर जो है ना, एक जिसे आप कहते हैं अक्ल है, साथ उसके कल्ब है, फिर अल्लाह ताला ने नफ्स को बनाया, उसे तरतीब दी, उसमें जो एक बनावट है जी, वो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनमें शायद उनके मिजाज के अंदर ये चीज़ें रख दी गई हैं कि उन पर कोई तब्दीलियाँ जो शायद असरअंदाज नहीं होती। सही। तो बस यही एक रीज़न हो सकती है, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा ही है। मुश्किल ये एक जी खूबसूरत है, ये तो ख़ास नेमत और इनायत है। बिल्कुल ये नेमत है अल्लाह की। आप इस पे यकीनी तौर पर खुश होते होंगे। जी साहब है, ऐसा ही है। और आपकी खुशी के और कौन कौन से असबाब हैं, ज़राए हैं? मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी शुरू से लगती है जी, वो ये था कि जब मैं कुछ सोचता था कायनात के बारे में, जब हम बाहर सोते थे गर्मी में, ख़ास तौर पर सर्दी में बाहर निकलते जी, तो आसमान की तरफ मैं जब देखता, उसकी वसअत और उसके जो बिखरे हुए सितारे थे, उनकी रोशनियाँ, या फिर मौसम ऐसा हो कि जिसमें बादल हों या हल्की बारिश हो रही हो, जी, या फिर आप किसी पहाड़ी सब्ज़ार पे चले जाएं, या कोई खुशबुएं हों, फूल हों, लोगों से आप मिल रहे हैं, उनसे आप गपशप कर रहे हैं, या आप इल्म जो है उसे किसी को इल्म दे रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे मैं ये नहीं कहता कि कोई एक चीज़ जिसमें मैं कोई ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ। तो खुशी के लिए बस ये हैं चीज़ें हैं जो मुझे मेरी रूह को तस्कीन पहुँचाती हैं, और उससे जो जिस्म है वो भी उसका इजहार करता है कि जी ठीक है, खुशी का है माहौल है। प्रोफेसर आप तालिब इल्म रहे, प्रोफेसर रहे, जी आजकल रिटायर्ड लाइफ और जो है बहावलपुर में भी जाना हुआ, कराची, क्वेटा, पेशावर में भी, यानी मुल्क ऐसी एक तालिब इल्म के दौर में थे। जी, जब मैं एक जॉब में आया हूँ तो उस वक्त बस ये लाहौर का ज़्यादा हमारा सफ़र रहा है। तो अपने दफ्तर जाते होंगे? दफ्तर से हट के भी एसोसिएशन के जब मामला थे तो हमारी 10-15 दिन के बाद मीटिंग होती। बाकी किसी तारीख़ी मकामात की, जैसे आप जिस हवाले से शायद आप बात करना चाह रहे हैं कि घूमने फिरने के हवाले से, या कोई कॉलेज के टूर्स एक्सकर्शन के लिए जाते, तो शायद ये मेरी पता नहीं क्यों कि मेरी पसंद नहीं थे, ये मैं उनमें कम शामिल होता था। सफ़र जो है वो आपका हॉबी नहीं रहा? फेवरेट नहीं है मेरे, यानी सफ़र से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, अगर सफ़र का नाम भी आ जाए तो ये दिक्कत की कोई ख़ास वजह थी, कोई तलख़ तजर्बा था? नहीं, कोई तल्ख़ तजर्बा नहीं है जी, कि आप जैसे कहते हैं ना कि इंसानी शख्सियत के कोई पहलू होते हैं, जी, तो बस ये उस पहलू का कोई एक हिस्सा ही हो सकता है, मिजाज का हिस्सा। मिजाज का हिस्सा हो सकता है। पसंद की बात है या नापसंद की है,
बस ये है कि सफ़र क्योंकि एक आपको तकलीफ़ देता है। मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ कि मैं सहूल पसंद हूँ, यानी मेरी यानी तबीयत जो है, आसानी, हाँ हाँ, तन आसानियाँ, आसानी। तन आसानी जिसे आप कह दें। तो अगरचे ये रहा नहीं है, मेरी लाइफ में ज़्यादातर मुश्किलात और बड़ी सख्त मुश्किलात भी हैं, जी लेकिन वो असाब जो थे ना मेरे, जी वो उन्हें बर्दाश्त कर लिया करते थे। जिस्म के एतबार से यानी सेंसिटिविटी जो है मेरी, वो ऐसे है कि मैं आसानी को पसंद करता खेलने कूदने, खाने पीने, हूँ। हाँ क्या मशागत है। हाँ, देखें, जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं ना जी, एक शादी के दौर था, जी उसमें मेरे ख्याल में कि ऐसा कोई नहीं है चीज़ कि जो आज के दौर में जो हम कहें कि ये चीज़ हमें खाने में ज़्यादा पसंद है। देहातों में जो उस वक्त के मशागल थे, अगर हम आज से कोई 60 साल पीछे जाते हैं तो बहुत ही सिंपल किस्म के खेल हुआ करते, जिसमें ज़हनी आजमाइश के भी थे, कुछ ऐसे खेल थे, उसमें मुझे कुछ महारत थी। जी अच्छा, मैं एक मरतबा इधर लिया शहर आया, गुजरा, यहाँ मैंने कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते थे, तो मुझे नहीं समझ थी व्हाट इज़ दैट, क्रिकेट है क्या। ठीक। तो स्कूल में जाकर मैंने अपनी एक क्रिकेट ईजाद कर ली। जी अच्छा, वो क्या थी कि डंडा हम ले लेते, थोड़ी डिस्टेंस पे एक बच्चा जो गेंद बनी होती थी उस वक्त, ये चीथड़े जो है या कपड़े से बना लेते थे हम, उसके ऊपर धागा ठीक है। लगा के, तो बस वो वहाँ से फेंकता और वो डंडा उसे लगाता और जितनी दूर तक जाती उतने वो चक्कर लगा लेता, वो करीब करके ऐसा होता, यानी इतनी वो एक हमारी क्रिकेट होती थी। ठीक है। तो बस ये एक क्रिएटिविटी यानी इसे आप कह दें। अच्छा, या फिर ये है कि मैंने अपनी कुछ तहरीरों में भी लिखा है ऐसे हाँ जी। कि उस वक्त कुछ बर्तन होते थे ना, वो घड़ा है, उसके गला जो है उसे काट के उससे बैल बना लेते थे, ठीक है ना जी। जी तो बस ये इस तरह के यानी जो है ना पुराने दौर पे ये शुगल होते थे, तो कोई एक्टिविटीज़ इस तरह की होती थी, कनात शनात खेल, यानी 2 वाली, 8 वाली, 12 वाली, तो इसमें मुझे बड़ी महारत थी और मुझसे कोई नहीं जीत को नहीं सकता था। प्रोफेसर साहब, आज से 40-50 वर्ष पहले जी किताबें पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक होता था, नावल पढ़े जाते थे, बड़े बड़े नावल निगार बरसगीर में पैदा हुए, उनके शाहकार किस्म के नावल सामने आए। जी। आपको कौन सी किताब पसंद थी? एक्चुअली कोई इस तरह जैसे आप कहें ना परमानेंट कोई मैं पढ़ाकू नहीं था बुक्स का, अदर दैन जो सिलेबस की किताबें थी, क्योंकि गांव के एक लाइफ थी। हाँ, अलबत्ता ये थी कि मेरे जो बड़े भाई थे मार नूर मोहम्मद थीन साहब, तारीख़ लिया के एतबार से उनकी पहचान है मरहूम जी तो वो बहुत शगफ रखते थे इस पढ़ने पढ़ाने से, लिखने लिखाने पे। उनकी हैबिट ये होती थी कि अखबारात पुराने को कलेक्ट कर लिए, कोई रिसाला कहीं से ख़रीद लिया, कोई डाइजेस्ट पुराना जो है कहीं से मिल गया, तो उनकी जो एक अलमारी होती थी तो वहाँ पर वो चीज़ें मौजूद होती, बस वहाँ से उठा लेते, कोई जो मिल गया वो उसे पढ़ लिया। गुनगुनाया क्या करते थे? गुनगुनाना शायद मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद, हाँ अलबत्ता इतना है कि जो उस वक्त रिवाज ये था कि स्पीकर पे उलमाए कराम ना जो अपनी तकरीरें करते, जी उस वक्त हम उन्हें वाज कह देते थे, वाज भी कर रहे हैं ये, ठीक है। तो बड़े अच्छा, या नाते वो कहते, या कोई रेडियो जो है वो काफ़ी देर बाद हमने लिया था, तो उसके जो कोई गाने वगैरह थे तो वो ऐसे यानी बस चलते चलते ज़्यादा ये होता है कि जो वाज वाली है ना मौलवी हम बन जाते थे छोटे यानी होने के, और फिर किसी दरख्त की वो चोटी पे जाकर बैठते कि ये जनाब स्पीकर बना हुआ है और ऊंची आवाज़ में हम बस वो नातें कह रहे हैं या तकरीरें कह रहे हैं, तो बस ये एक इस तरह का शुगल में। कभी रांझा बनने का ख्याल नहीं आया? नहीं, ये मुझे नहीं ख्याल कि कभी ऐसा मेरे जहन में आया हो। तो एक ये भी था कि
यानी किस्सा जो है ना जी, उसमें मैं खुद कोई ऐसी बात थी मेरे जहन में है, मैं खुद घटता जाता था कुछ चीज़ें और वो किस्सा बन जाता। छोटे बहन भाई मुझे मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते, किस्सा सुनाए। अब कोई मेरे पास होता नहीं था, उसे बस ऐसे बना कि ये बस एक कौवा था, ये उसका जो है इस फलां से दोस्ती थी, चिड़िया से, जो मुंह में आती हो वो कहते जाते हुए किस्सा बन जाता। तो ये शुरू से यानी वेरी बिगनिंग से ऐसे था। आपको हम कह सकते हैं किस्सा वो कह सकते हैं? नहीं, अब तो वो चीज़ नहीं रही, बस एक थोड़े अरसे के लिए जो एक सलाहियत है ना जी। जी मेरे ख्याल में 8वीं क्लास तक, क्योंकि गांव का माहौल था, क्रिएटिविटी सलाहियतें उस वक्त उभर रही थी। लेकिन जब हम शहर में फिर यहाँ शिफ्ट हो गए मॉडल हाई स्कूल में साइंस एजुकेशन के लिए, यहाँ पर फिर साइंस की वजह से वो जो हमारी पढ़ाई होती, पढ़ाकू बच्चों में फिर शामिल हो गए, तो वो जो अदर थिंग्स थी वो फिर उसमें कम होती गई और आहिस्ता आहिस्ता बल्कि FSC में आके वो ख़त्म हो गई। हमारी किताब में जो लिखा हुआ होता है जी वो हमारा टीचर पढ़ाता है, जी और जो किताब में दर्ज है वही हमारा तालिब इल्म पढ़ता है। जी। तो आज का नौजवान खुद से क्या प्रोड्यूस करेगा? बेसिकली ये बड़ा एक सोच से इसका ताल्लुक है, पॉलिसी मेकिंग से है। हम तालिब इल्म को दे क्या रहे हैं। जी बेसिकली ये सिलेबस है, करिकुला है उसका, जो हम हमारी पॉलिसी साज हैं वो उसे प्रोवाइड करते हैं। अब तो उसमें खैर इंटरनेशनल जो है लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, वही पुराना घिसा पिटा हुआ सिलेबस है। तो उसमें मुझे बताएं कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हर लम्हे जो है एक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें बदल रही हैं। जी तो हमें अपने सिलेबस को जब तक उसके मुताबिक नहीं बदलना होगा, तो उस वक्त तक हम शायद दुनिया के साथ जो बदलते हालात हैं शायद हम उन तक पहुंच पाए। हमारा टीचर भी इस चीज़ का इदराक नहीं कर रहा कि वो जो जिस नस्ल का वो निगहबान है जी उसके हाथ में वो जन्म ले रही है, फरोग पा रही है या दम तोड़ रही है। नहीं, टीचर भी जो है ना वो इसी सिस्टम की पैदावार है जी ठीक है ना जी। हम ये कहें कि अब मैंने कोई 35 साल तक सर्विस की है, मुझे नहीं याद कि हमें कोई रिफ़्रेशर कोर्स करवाया गया हो जदीद अलूम के हवाले से, या कोई किसी बैरूनी मुल्क का या किसी बड़े इदारे का हमें विज़िट कराया गया हो कि यहाँ पर ये अलूम जो है। हाँ, एक चीज़ है कि हमारे मुल्क के अंदर जो शोबा सेहत का है, जो डॉक्टर है हमारा, जी जो एक्चुअल ब्रेन है, ये बहुत सारे लोग जो हैं ये बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाकर बिल्कुल स्किल जो लेटेस्ट है उसे वो गेन कर रहे हैं। तो वो काफ़ी उनके पास एक बेहतर नॉलेज है जो डॉक्टर है हमारा, या कुछ थोड़े से इंजीनियर शायद होंगे। लेकिन जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, इवन कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप देखें, उनका मेन काम क्या था कि उन्होंने रिसर्च को फ़रोग़ देना था। तो रिसर्च का भी लेवल जो है वो भी शायद ऐसा नहीं है। आज मैं एक ऐसे फंक्शन में था जो बेसिकली एक टीचिंग एकेडमी का था, जी बड़ा शानदार फंक्शन था। उसमें लिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर दीन मोहम्मद जो है जाहिद साहब, वो भी मदऊ थे, चेयर कर रहे थे। तो उनकी स्पीच के एक एक लफ्ज़ को मैं सुन रहा। तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हुए हैं। एक फ़िक्रा उनका बड़ा खूबसूरत था कि बच्चे मन के सच्चे, जब हम छोटे थे जी तो हम सच बोलते थे, यूं ही हम बढ़ते गए, एज में हम बड़े होते गए तो हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। जी और अब तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम सच बोल भी रहे हैं या सच क्या है। कि सच है क्या। जी और इसके लिए हमारी जो एजुकेशन है या जो इदारे हैं
कोई भी ना कोई उस्ताद भी, उन्होंने कहा सोसाइटी का हर फर्द जो है, इवन कि जो पॉलिटिक्स है हमारी और तमाम इदारे, वो इसमें शामिल हैं। फिर उसने ये कहा कि मसलन वो अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं या कुछ दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कुछ अपनी अक़दार जो उन्हें डेवलप कर लिया है, सही, उसकी बुनियाद पे उनके बच्चों का, उनका जो फ्यूचर है वो कम अज़ कम सिक्योर है। वो हमें झंझोड़ रहे थे, उस नई नस्ल को भी यही बात कह रहे थे। मैंने उनकी बात से मुत्तफ़िक़ किया कि हमारा जो आने वाला कल है वो बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह की तालीम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये दुनिया के जो तकाज़े हैं हम उनके साथ उन्हें कम्पीट कर सकें या उनके पैरेलल चल सकें या शायद हम उन्हें फॉलो कर सकें। हम सदियों उनसे बहुत पीछे हैं। आप टीचर प्रोफेसर ना होते जी। तो क्या होते? अगर मैं उस्ताद ना होता तो दो चीज़ें थी जी, जो मेरे जहन में वाकई ये सवाल आता है। अगर मैं तालीम ना हासिल कर तो साजर में एक जट बंदा होता, कोई काश्तकारी कर रहा होता, पहली बात, या किसी सरदार के पास कोई नौकर बेली होता, ठीक है ना। जी, लेकिन अल्लाह का कितना ये करम है कि मुझे इल्म अता किया। अगर मैं ये ना होता, प्रोफेसर ना होता, मेरे पास तालीम होती, मेरे पास ज़राए होते, वसाइल होते, तो शायद मैं, मेरा जो दूसरा ज़्यादा शोबा है वो सियासत ही थी, सही। वो समाज था, समाज की तरबियत थी, यानी वो उसे भी आप एक समाजी उस्ताद कह सकते हैं। प्रोफेसर, पब्लिक के सामने जी अब आप एक नए रंग रूप में सामने आ रहे हैं। जी आप उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 282 हैं। जी। सियासत के मैदान में कांटे, आलूदगी से अपने दामन को बचाना खासा मुश्किल है। जी। खुद को तख्ता मश्क बनाने की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की? मकबूल इलाही साहब, देखें, हमारी जो सोसाइटी है, अगर उसमें आप सियासी अंदाज को देखें, इल्म हमें मंबा इल्म का कहाँ से मिला जी, कि अल्लाह की किताब है या किताबें हैं और अंबिया हो गए, वहाँ से हमें एक इल्म मिला है। हमारा जो अपना मज़हब इस्लाम है, हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनकी जो लाइफ है, उन्होंने एक स्ट्रगल की और स्ट्रगल के बाद एक इस्लामी रियासत कायम की, उसमें इंतज़ाम इंसराम जो था उसे लागू किया, उसके बाद फिर खुलफाए राशिदीन हैं, फिर इस्लामी हुकूमतें हैं। जी, तो ये हमारा मज़हब भी हमें इस चीज़ की तरफ ज़रूर राग़िब करता है कि ये कायनात अगर है तो ठीक है, हम ये कहते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए है, जिन्नो इंस की तख्लीक जो है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, जो बाशऊर है, जिसमें एक रेस्पॉन्स की ताकत मौजूद है, तो उसकी जो एक खिदमत है ये भी ज़रूरी है। अगर एक शख्स सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो जाता है, एक एज हमने उसमें रख दी कि 60 ईयर एज है, जी, उसके पास एक एक्सपीरियंस है, एक तजर्बा है। मेरे पास तालीम का तजर्बा था, जी, मैंने किस तरह के बच्चों बच्चियों को पढ़ाया जिनका एज लेवल जो है वो 15-16 ईयर से एबव है। उसके बाद उन्होंने एक अमली ज़िंदगी के अंदर कदम रखना है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने तईं तालीमी मैदान में मैं कामयाब रहा हूँ, मैं अपने ऊपर खुश हूँ कि मुतमईन हूँ कि मैंने बेहतर काम किया है। लेकिन अब दूसरी चीज़ क्या थी, जब आप रिटायरमेंट में चले जाते हैं तो क्या फिर उसी को ही रिपीट करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि नहीं, अब आप समाज को, आप मुआशरे को भी थोड़ा सा दर्स दें, उसकी तरफ भी निकलें। जो सोसाइटी मुआशरा है ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये इदारा है, यहाँ से तो सीखने को भी बहुत मिलता है। अब जब मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, जी, उसमें इंतहाई लो लेवल का एक गुर्बत की लकीर से नीचे वाला बंदा भी मुझसे बात करता है
और एक ऐसा शख्स जो मिलियनर है या कोई बड़ा एक पॉलिटिशियन है, बड़े से बड़ा आदमी है, उससे मेरा इंटरेक्शन होता है। जी तो ये एक बहुत खूबसूरत इंटरेक्शन है। आप जिसे कह रहे हैं कि एक कांटू भरी ये है सियासत, ये मुश्किल है। जी मेरा नज़रिया ये रहा है कि मस्जिदों में तो सब जाकर सजदे करते हैं। जी उस सजदे का मज़ा है जो आप किसी बुत खाने में जाकर करें। यानी फिर मेरी जो लाइफ है, अगरचे मैं आसानी पसंद हूँ, यानी तन आसानी पसंद हूँ, जी लेकिन जो मेरी लाइफ गुजरी वो बड़ी कठिन मराहल से गुजरी है। उसने मुझे मेरे आसाब को बड़ा मजबूत कर दिया है। तो ये जो एक सियासी जिद्दोजहद है, ये दरअसल एक मजबूत जो आसाब हैं उसका एक टेस्ट है। मैं बस इतना ही समझता हूँ इससे, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं इन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, अपनी बात उनसे जाकर करता हूँ। जीतना हारना क्या चीज़ है, अगर आप इन मामलात को जीतने हारने की तरफ हम अभी आते हैं। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक खत गुर्बत से नीचे जो रह रहा है हाँ उससे भी आप मिलते हैं और जी एक बड़े आदमी से भी मिलते हैं, जी और आप मौजूदा रोज़ो शब के जो मामलात और मामूलात हैं हाँ उनसे भी आप मुतमिन हैं। तो जी जो आपकी गुजरी ज़िंदगी है जी वो तो फिर आपने ज़ाय की नहीं कि आपको ये काम में पहले आ जाना चाहिए था। देखें कि हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। जी जो भी आप मामला से गुज़र रहे हैं, मेरा यकीन तो यही है कि इंसान के बस में शायद ऐसा नहीं है। जो आपकी तकदीर है, जो मुकद्दर है, जो चीज़ें आपके हक़ में लिखी जा चुकी हैं, उनमें से आपने गुज़रना ज़रूर है, सही लेकिन उसमें जिद्दोजहद का होना, जो हाथ पाँव हैं उन्हें हरकत देना, ये भी ज़रूरी है। नहीं कि मारूफ इल्मी शख्सियत राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने फेसबुक प्रोग्राम पे जी आपको खुश आमदीद कहा है और नेक तमन्नाओं का पैगाम आपके नाम जी भेजा है। बहुत शुक्रिया राना साहब, प्रोफेसर हमारे अजीम लीडर हैं। जी हाँ, रसाज़ा के लिए उनकी खिदमत खिदमत कोई जी बहुत ढकी ज़बरदस्त, छुपी बहुत नहीं है। ज़बरदस्त है जी। हाँ इलेक्शन के तो अपने तकाजे होते हैं जी कि आपका उम्मीदवार पैनल कौन है, आप किस जमात से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके धड़े कितने हैं, कितनी पॉपुलर शख्सियात आपके विंग में शामिल हैं, इलेक्शन मुहिम पे आप कितना खर्च करेंगे। इन सवालात के जवाब के खाने में क्या है आपके पास? देखें कि जो मोहब्बत है ना, जी मैं समझ तो इसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती। और फिर यह है कि दिलों को और जहनों को मोड़ने वाली एक ज़ात है। अगर आपका एक पैगाम सच्चा है जी और हक पर है, आप डिटरमिन्ड हैं, अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर आप एक काम अच्छा करना चाहते हैं इंसानियत की भलाई के लिए, तो फिर अल्लाह पे भरोसा करें और उससे शुरू कर दें। लैया की मुश्किलात जी जो आज आप देखते हैं, जी सही है। आने वाले दिनों में हम्म, आप लैया के मसाइल जी मुश्किलात को किन नज़रों में देख रहे हैं? देखें, मेरी सोच एक साइंसी तर्ज है, अंदाज है उसका। जी तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, सियासतदानों पे भी और किसी पे भी। साइंस का तरीक़ाकार मलिक साहब ये है कि अगर किसी ने एक रिसर्च की है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो उससे नेक्स्ट शुरू करेगा। ठीक उसे कोई इतना मतलब तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा। जितने भी पॉलिटिशियंस ने अब तक आए हैं, जिन्होंने अपना एक वक्त गुजारा है, अपने दौर में उन्होंने कोशिश ज़रूर की है कि वो लोगों को, यहाँ की आवाम को, इनके मसाइल को हल करें ताकि नेक्स्ट लोग उन पर एक एतमाद कर सकें। मसाइल दरअसल हमारे शहर के इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें हल करते हुए शायद हमें कितना अरसा लगे। जी
अब देखें, महरूमियत जो है ना, वो हमारे इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। ठीक। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इलाके की जो तरक्की है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। उसने एक हॉस्पिटल हमें मिला, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल था, एक जेल का मंसूबा यहाँ आया, या कुछ अदर इसी तरह के हैं जो वर्ल्ड लेवल के थे, जो वर्ल्ड बैंक के थे, वो हमारे हिस्से में है। जी। एक ये है कि आप स्ट्रगल कौन सी करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ में क्या चीज़ें हैं। मसलन हमारा जो सियासतदान, उसने शहर की सड़कों को एक आया तो उसने अपने एक लेयर उस पर चढ़ा दी। जी। दूसरा उसने कहा नहीं, ये तो फलां की लेयर थी, उसमें तो उसके कदम है, लिहाजा उसके कदम मिटा दो, मैंने अपनी लेयर इस पर चढ़ा देनी है। ठीक है। देहातों में जब हम जाते हैं, वहाँ पर तो रास्ता ही नहीं है, देहात हमारे नज़रअंदाज हुए पड़े हैं। ठीक। 3 चीज़ें हैं मेरे जहन में। हाँ जी। मेगा प्रोजेक्ट होना चाहिए, माइक्रो लेवल के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जी। और स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज जिसे आप कह दें, या इंडस्ट्रियल जो है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ताकि अब जो सरकारी नौकरियां हैं वो शायद इतनी ना मिल सके, तो कभी भी ना मिल सके। मे भी ऐसा हो जी। लेकिन ये है कि आखिर इतना जो हमारा नौजवान जो बेरोज़गार फिर रहा है, वो कहाँ जाए। जी। तो उसके लिए यही है कि इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ऐसे शोबे हैं जिन्हें यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। किसान हमारा एक रिवायती अंदाज से काश्तकारी कर रहा है। जी। हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने दुकान अपने एक अंदाज से खोली हुई है, और थड़ा लगा के उसी तरह से बैठे हुए हैं। कहीं पर भी आपको एक जदीदियत नज़र नहीं आएगी। सही। तो अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसा कमाने के लिए दौलत होनी चाहिए, उसके मौके हैं। जी। हाँ, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जब एक हमारा नौजवान सबसे आगे आगे होता है, इन्हीं सियासतदानों के जलसे जुलूसों में, इन्हें ही ये अपने कंधों पे बिठाए हुए होता है, असेंबली तक पहुंचा देता है। जी। जब उन्हें पहुंचा के वापस आता है तो उनकी बात ही कोई नहीं सुनता, उन्हें पहचानता भी कोई नहीं है। उनके ये जो कंधे हैं, जो मजबूत हैं, जो तवाना है, जो सियासतदानों को उठाए फिरे करते हैं जलसों के अंदर, जी। लेकिन वापस आकर उन्हें फिर वही ईंट गारा और जो है उसी को फिर वापस उठाना पड़ता है। वो इससे मायूस होता है। उन्हें एक राह दिखानी है। राह कौन दिखाएगा? जो एक उस्ताद है, ठीक है ना जी। उस्ताद के पास हल ज़रूर मौजूद है। हाँ, सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ पर एक पावर जो है ना जी, उसकी ज़रूरत ज़रूर होती है। दुनिया के अंदर कोई भी अगर तहरीकें कामयाब हुई हैं या कोई मज़ाहिब के हवाले से है, उसके 2 अंदाज हुआ करते हैं। या तो यह है कि एक लीडरशिप ऐसी आए जो लोगों के अंदर आकर मामलात को सीधा कर दे, या पहले आप आवाम को, समाज को सीधा करें, उसके बाद फिर जो उसका इक़्तिदार वाले लोग हैं वो भी सीधे होंगे। तो कोई ना कोई ऐसा यानी तरीक़ाकार है। ज़रूरी नहीं कि आप लाहौर की तरफ देखें। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, उसके ज़रिए भी आप अपने इलाके की बेहतरी ला सकते हैं। सही। आप इससे देख लें, पूरे लिया शहर की सीवरेज का निज़ाम आप देख लें, जी। मतलब अबतर है, अबतर है, और उससे भी ज़्यादा। अच्छा, फिर आप देख लें कि जो आपका दुकानदार बैठा हुआ है शहर में, अंजुमन ताजरान है, बड़े यानी वो खुश होते हैं कि हमने इलेक्शन जीत लिए। जी। मुझे ये बता दें कि उन्होंने कौन सा इन ताजरान के लिए मार्का मारा है कि कोई ऐसा जोन उन्हें बना दिया है कि जहाँ पर हमारे इलाके की जो खाम माल है उसकी कोई वैल्यू एडिशन हो सके। ठीक हम है। वही कॉटन, वही गंदम, वही बाजरा काश्त कर उसी शक्ल में वो आड़ती को बेच देते हैं। आड़त का जो निज़ाम यहाँ पर है, मुझे बता दें कौन से जदीद स्टोर उन्होंने यहाँ कायम किए हुए हैं।
सही। अब आलू की फसल है, लोग धड़ा धड़ा आप इधर देख के जाए नशेब में, तो मर्द ख्वातीन बच्चे बूढ़े सारे उसमें जो है ना अपना लगे हुए हैं उस फसल को आलू काश करने। काश्त के बाद बर्दाश्त पे आया हुआ है। जी। तो इतनी वो मेहनत करें, आजकल भी आप जाकर देख कितनी सर्दी है, ठंड है, वो हाँ। काम वहाँ पर किसान कर रहा है। मैं अपनी जब गंदम काश्त कर रहा था तो वहाँ पर जो मेरे मजदूर 2-3 काम कर रहे थे, कोई मिट्टी एक जगह से थी, तो मैंने देखा वहाँ पर रियली आपसे कह रहा हूँ कोई तकरीबन होगा 10 से 15 केजी का सांप वहाँ से निकला। उसने ऐसे जो कस्सी से किया उसके पाँव में आ पड़ा। तो अब देखिए हमारा किसान ये काम करता है, मुआवजा क्या मिलता है उसे? अपनी जिंदगी को वो आजमाइश में डाल, आजमाइश में डालता है, खतरे में डालता है, बल्कि पूरी फैमिली उसकी फैमिली को। काम करती है। अब गन्ना है इधर आप देखें, इस कच्चे के इलाके में जाए, जी। इस इतनी कठिन सर्दी में वो गन्ना छील रहे होते हैं। ऐसे आप इसे दरिया के अरसे से दरिया जो बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारी नस्लों को उसने तबाह कर दिया, बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार कर दिया। हाँ जी। क्या किसी सियासतदान ने उसका कोई मुतबादिल सोचा है? जी ऐसे। बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, फिर आप देख लें कि आज 70 साल से ज़्यादा अरसा में हो गया मुल्क को बने हुए, हमारी ज़मीनों के क्लेम जो है ना जी, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। जी ऐसे। एक ख़रीदता है, दूसरा उससे पैसा ज़ाया करता है, 5 साल के बाद 10 के बाद पता चलता है जनाब ये तो कैंसिल हो गया। जाली था। जो इल्मी इदारे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, कितने अरसे से आप देख लें कि नाम की बुनियाद पर 5 साल तो ये मेरे बाप के नाम पे होना चाहिए, नहीं ये आपके बाप के नाम पे नहीं होना चाहिए। जी। यही लड़ाई जो है, ये मेरा वीसी आना चाहिए, ये नहीं जी ये मेरा वीसी यहाँ पर बैठेगा। जी। यार वीसी है या कोई आपका पियन है, वो क्या वो डिलीवर बेचारा कर सकेगा? 3 महीने आप उसे देते हैं, उसके बाद बोरिया बिस्तर उठाते दौड़ जाता है। कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है यहाँ पर। जी। अच्छा, आर्जी टीचर्स को तनख्वाह देकर, जो ये भी चले अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर तालीमी लेवल बेहतर है, बच्चे हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो एक डॉक्टर पीएचडी लेवल का एक परमानेंट इदारा होना चाहिए, वो चीज़ तो नहीं मिल रही। नहीं है। हॉस्पिटल डीएचक्यू लेवल का हॉस्पिटल है, ठीक है, 12 एकड़ ज़मीन इस कॉलेज की इस हॉस्पिटल को किस लिए दी गई थी कि वही इदारे पूरे नहीं हैं। आज भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना करे किसी का, या कोई ऐसे मामलात के न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो उनके मामलात हैं, नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो क्या करेंगे? जाएं जी आप इन्हें मुल्तान ले। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई, जी। आम खास की तो बात ही नहीं रही। हाँ एक्स डीजी हेल्थ डॉक्टर सईद मुख्तार हुसैन शाह साहब ने भी जी। एक एप्लीकेशन गुजारी है कि कार्डियोलॉजी वार्ड में एक मरीज़ा की डेथ हुई और उनकी डेथ जो है वो डॉक्टर्स के जो गफलत ट्रीटमेंट में वो प्रोटोकॉल का ख्याल ना करने के नतीजे में। सलमान सुहेल खान चांडियस एडवोकेट साहब ने आपसे एक सवाल किया। सलमान खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। वो पूछ रहे हैं सर आपसे कि उस्ताद मोहतरम से सवाल है कि एजुकेशन और ज़राअत की जदीद तरक्की के लिए क्या करना चाहिए जिससे तालीम आम हो और किसान खुशहाल हो। जी, बहुत चांडिया साहब थैंक यू, आपने बाकायदा एक इस काबिल समझा के सवाल किया। जदीद तालीम, मैं उसका एक थोड़ा सा पहले बता गया हूँ जी कि तालीम जो इसका तरबियत या स्किल के साथ भी एक ताल्लुक़ है। जदीदियत क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त ये हमें जदीद मुतारफ़ करा रही है तालीम से। सही। तालीम की जो अंदाज़ है, जो एड्स हैं एजुकेशन के लिए जदीद, उनको भी हमें उसमें शामिल करना होगा। अच्छा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जदीदियत की तरफ हमें लेकर जाते हैं। फिर सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास एक कंप्यूटर लैब है, आज तो हर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर है, अब दुनिया के साथ कनेक्टेड है, मगर उसे पता नहीं है कि ये कंप्यूटर है या सीधे ये कोई
ख़ास किस्म की वेबसाइट जो है उनको देखने का सिर्फ होगा। उसके लिए साफ ज़रा है कि हमें ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेनिंग देना तालीम देना होगा। हाँ जी। दूसरी बात आ गई जी ज़राअत की। हाँ जी। ज़राअत के लिए मैंने जैसे बताया कि हम एक तो ज़राअत को बस ज़मींदारा जो है उसे पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जो ज़राअत उसे जब आप एक कारोबार की हैसियत देंगे तो उस वक्त उसके अंदर एक बेहतरी आएगी। फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारा ख़ाम माल जहाँ लिया में है उससे रिलेटेड चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आप दे दें। काश्तकारी जदीदियत क्या है कि एक काश्तकार उसके 4 कनाल है, एक 4 एकड़ का है, 4 मुरब्बे का ज़मींदार बैठा हुआ है जी। तो हर एक का अंदाज उसे काश्त करने का वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। जी। अगर हम उसे इज्तिमाई तौर पर काश्तकारी करें, एक प्लानिंग के तहत करें कि हमने फ़लाँ फसल इतनी लगानी है, क्या किसी साल ऐसा हुआ है कि जनाब ये गंदम का इतना रकबा होना चाहिए, गन्ने का इतना होना चाहिए, जी। दूसरी फसलें अजनास हैं, तेलदार हैं, इतनी होनी चाहिए, ये कभी भी ऐसा हमें नहीं मिला। अब तो काटन भी नापेद हो गई और हुकूमत ने इंसेंटिव दिया है कि भी हर डिस्ट्रिक्ट में काटन लगाई जाए और वो उसका रेट 8,600 तकरीबन मुकर्रर हुआ जी। तो शुरू में तो मिलता रहा, बाद में आकर उसका रेट भी 5,000 था। ये हौसला तो शिकनी हो गई उसकी। अच्छा, एक चीज़ जो उसमें रह गई चांडिया साहब से रिलेटेड जी। बेसिकली ये है कि फ़ायदा उस वक्त होता है हमारी एग्रीकल्चर का कि जदीद तरीके काश्त हम अपनाएं, उसमें जदीद मशीनरी को उसमें अडॉप्ट करें, फसल जिसमें ज़ाय ना हो हमारी। ठीक। दूसरा ये है कि वैल्यू एडिशन का हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो हम पैदावार एक हासिल कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ उसकी वैल्यू एडिशन हो। उस हवाले से तो लिया खामोश है। प्रोफेसर साहब, आपने कागजात नामजदगी दाखिल करा लिए जी, मंजूर हो गए? मंजूर हो गए जी। अब आप PP 282 के बाकायदा उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं जी, ऐसे ही है। आपसे पहले इस हल्का में जी जो MPAs रहे जी, मलिक गुलाम मोहम्मद सिवाग साहब जी, महर फजल हुसैन सुबरा साहब जी, मलिक गुलाम हैदर थीन जी, चौधरी असगर अली गुज्जर, इफ्तिखार अली बाबर खेतरान साहब, चौधरी इशफाक अहमद और सैयद रफ़ाकत अली गिलानी साहब जी। आप इनमें से कारकर्दगी के एतबार से किसको बेहतरीन करार देते हैं? देखें, ये जो एक कंपैरिजन है ना, मैंने पहले कहा कि मेरा एक सोच, मेरा अंदाज एक साइंटिफिक है जी। हर दौर के जो एक तकाज़े हैं वो मुख्तलिफ रहे हैं। ठीक है। अगर किसी ने आज से 30 साल पहले पॉलिटिक्स की है तो उस वक्त सियासत का अंदाज़ जो था वो या MP की जो शान थी वो अपनी पार्टियों में, हुकूमतों में ज़रा मुख्तलिफ थी। वक्त बदलने के साथ वो मुख्तलिफ होती गई जी। मसलन गुलाम हैदर थिंद ने इंजॉय किया है अपने इक़्तिदार को, बार बार उसे इंजॉय किया है, मौके मिले उन्हें तो उन्होंने डिलीवर भी किया है। सही। स्पेशली जो मैंने उन्हें देखा कि तालीम जो देहात के अंदर है या जो ज़राए आमद व रफ्त हैं उनकी बेहतरी और इलेक्ट्रिसिटी के जाल बिछाने में उन्होंने अपना एक रोल, सेहत के भी काफ़ी सारे इदारे हैं जो देहातों में उनके दौर में बने हैं। फिर अब आ जाए जी मार फजल सुमरा साहब की तरफ, इन्होंने भी शहर की जो एक सड़कें हैं, जो सीवरेज सिस्टम था, ये जेल का निज़ाम हो गया, तालीमी इदारों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थीं, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने अपने तय एक पूरी जद्दोजहद कोशिश की है। सही। सरदार बाबर खितरान साहब जो थे उनका दौर जो था वो एक पॉलिटिक्स के एतबार से उस वक्त तो अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी के थे वो MPA। अच्छा, उन्हें जो एक आम रिवायती अंदाज़ है वो तो नहीं मिल रहा था कि फ़ंड्स उन्हें मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तय एक पूरी कावश इधर कर उधर कर कोई वफाक से कुछ लेके, जब मतलब मैं अब जब जाता हूँ देहात में, गांव में, तो वहाँ लोग बताते हैं कि देखें इन्होंने ये हमें कुछ दिया है, खंबे हैं बिजली के या उसकी तरसील के लिए ये काम उन्होंने कराया है।
तो मतलब उनके निशानात मौजूद हैं, मौजूद है कम हैं। जी। उसके बाद आ जाए जी आप चौधरी इशफाक साहब, ठीक। तो उनका भी ये जो रोड्स के हवाले से है कि ये दो रोया रोड, या जिसे आजकल हम क्या नाम देते हैं इन सड़कों को, वन वे, नहीं वन वे के साथ साथ के डबल वे, कारपेट रोड जो है, जी। इसकी जो एक सेरा है ना जी, वो उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने उसकी बुनियाद ज़रूर रखी है। अब नेक्स्ट आप आ जाए जी मोहतरम गिलानी साहब की तरफ जी। तो बहरहाल उन्हें भी मैं कुछ नंबर ज़रूर देता हूँ जब हम उसकी एक मार्किंग करते हैं ठीक। कि तालीम के लिए भी उन्होंने एक अपनी काविश की है। मसलन BS प्रोग्राम्स, इवन के कोट सुल्तान के हलके तक भी उन्होंने ही ये सारा अपनी कोशिश काविश की है। अच्छा, दूसरा ये है कि रोड्स के एतबार से भी उनका, यानी जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं रोड्स शहर के, तो मैं उनसे मुतमिन नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए कि लेयर के ऊपर लेयर जो है, इससे मज़ीद बेहतर सड़कें बन सकती थी। नशेब के जो एरियाज़ थे उनके, वो उसी तरह मफलूकुल हाल हैं। और हमारे जो एरियाज़ हैं ये इधर, यानी आप कह दें कि मंडी टाउन यूनियन काउंसिल है या कुछ और ऐसे एरियाज़ हैं जो साइट्स पर थे जहाँ उन्हें शायद इतनी ज़्यादा हिमायत नहीं थी, जी। वो उसी तरह महरूमी का शिकार हैं। शहर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मसला यहाँ शहर का क्या है, सीवरेज का है। तो वो मगर मेरा सवाल तो ये था कि इन शख्सियात में आप दर्जाबंदी के एतबार से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, टॉप वन आप किसको करार देते हैं? हर दौर में, हर दौर को अब हम एक दौर में ठीक है ना जी, हैं। ये मुश्किल होगा मकबूल साहब के जी। जब वक्त बदलता है तो आप उसे कैसे कंपैरिजन, या तो एक साथ आप कहें कि जी पिछले दौर में फलां फल हल्के को आप कंपेयर करें कि किसने ज़्यादा काम किया है, तो वो तो ठीक है ना जी। डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं, हाँ। ग्रांट्स आती हैं, उसके मुताबिक हर किसी ने अपनी स्कीम देने का काम हो रहा है। मेन चीज़ ये होती है कि आप इलाके की बेहतरी के लिए सोच क्या रखते हैं जी। और बस यही था लिया को डिवीज़न बनाने की बात है, जिसके हमारे जो चेयरमैन शहरी इत्तेहाद जी सुल्तान साहब, ये हमेशा हर वक्त इनकी जो एक पोस्ट है इसी पर है जी। तो इसके लिए भी कितनी कोशिश कावश की गई, यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन कॉलेजेस को अपग्रेड करने के लिए, कॉमर्स एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए कितनी कावश की गई। एक बात मैं कह देता हूँ, मेरे नज़दीक वो सियासतदान MNA MP दी बेस्ट होगा, मैं उसे कह सकूँगा। कोई एक कह दे कि मैं MNA MP बना और मैंने इनमें से यहाँ से कमीशन ही लिया था, तो मैं कहूँगा हाँ जी ठीक है, ये वाला सबसे बेस्ट है जिसने कमीशन आज तक नहीं लिया। ये तो एक बाकायदा आपका ये जुमला एक चार्जशीट की शक्ल इख्तियार कर, चार्जशीट में कहता हूँ ना कि आप उन्हें बुला लें, उनसे पूछें ये सवाल कि हाँ जी आप इसके लिए आते हैं इस बात पे कि हलफ की मैं बात नहीं कहता हूँ, आखिर इंसान के अंदर एक ज़मीर भी तो है जी। इसकी एक बात ये कह दें बट ठीक है जी, मैं कहूँगा हाँ ये दी बेस्ट रहा है सबसे। प्रोफेसर साहब, इंफॉर्मेशन एरा के इस दौर में जी IT की ग्रिप ने हमारे नौजवानों को दबोच रखा है। जी सही है। क्या आप समझते हैं कि हमारे नौजवान इस जदीद ईजाद की ग्रिप से आज़ाद हो सकेंगे और उसके मुस्बत इस्तेमाल की तरफ आएंगे? हाँ, बहुत ज़बरदस्त बात है कि आम तौर पर यह है कि हमें नौजवानों से मायूसी दी जाती है। मैं कहता नहीं, ला तकना तो मेरी रहमत है। मैं जब अभी कंपेन में निकलता हूँ, रियली मकबूल साहब बता रहा हूँ आपको कि देहात में, गांव में कच्चा कमरा है, उसमें वो एक बिजली तो है लेकिन लैपटॉप लिए बच्चा बैठा था, एक नहीं कई बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा जी आप क्या करो, उन्होंने कहा जी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, मैंने कहा जी आप ये नहीं देखते फिल्म में या ये जो इसमें छोटे छोटे रील्स बनी हैं? उन्होंने कहा नहीं, शुरू में था ऐसे लेकिन अब हम इस तरफ आ गए। तो मैंने देखा वहाँ पर कि जो मेरी एक, यानी शुरू से 2 साल पहले जो मैंने एक प्लान दिया हुआ था कि हमारे नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए, अर्निंग जो है यहाँ से अपनी खुद क्रिएट करें, तो बता रहे थे कि हम 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ जो है घर बैठे ही ये यहाँ से अर्न कर रहे हैं।
इसमें मेजॉरिटी जो नौजवानों का वो इसकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ उसमें बदलेगी तो ज़रूर वो जो ग्रिप जिस तरह की नेगेटिव ग्रिप आप कह रहे हो पॉजिटिव में ज़रूर कन्वर्ट होगी। इलेक्शन 2024 में आप हिस्सा ले रहे हैं, जी, आप अपने लिए क्या ख्याल करते हैं कि लिया के अवाम आपके साथ क्या सलूक करेंगे? देखें, जो गैब का इल्म है वो तो सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात को इल्म है। जी, बाकी जहाँ तक है कि शायद जो मेरी सोच है कि मेरे इलेक्शन कंटेस्ट करने का ये कतई मकसद नहीं कि मैंने कोई असम्बली में जाना है, मैंने कोई पावर गेन करनी है। लोग कहते हैं ये फ़र्ज़ करें, वो कहते हैं ये फ़लाँ करप्ट है, XYZ करप्ट है। जी, तो अच्छा भी कैसे लोगों को आना चाहिए, भी ऐसे लोगों को आना चाहिए। सही, ठीक है ना जी। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा पारसा आदमी हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम झूठ ना बोलूँ, सही, करप्शन जो है उसे ना होने दूँ, ना खुद करूँ। अगर ये चीज़ें निकल जाती हैं, जो एक वोटर है, जो एक शख्स है, जो एक इंसान है, जो समाज है, उन्हें एक इज़्ज़त मिले, उन्हें एक रेस्पेक्ट, एक ऑनर मिले। इदारों के अंदर भी जो ये इदारे हैं, इनके दरवाज़े उनके लिए भी खुले होने चाहिए। सफारशी कल्चर जो है, इससे अगर हमें निजात मिल जाए तो बस ये मैंने एक पैगाम देना है। मैंने अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर पेश कर दिया है। अब आवाम पर है, लोगों पर है कि अगर वो मुझे पसंद करते हैं, मेरे ख्यालात को, मेरे अब ये प्रोग्राम के ज़रिए ही मैंने अपनी बातें पहुंचाई हैं लोगों जी। तक, और अपने उसमें भी कैंपेन में भी यही बात मैं करता हूँ। अगर उन्हें अच्छी लगती है तो मेरी तरफ माइल हो जाएं। अगर उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, वो चाहते नहीं हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये ऐसे ही रहना चाहिए, तो ठीक है, ज़िंदगी गुजरती रहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ताला ने यही कहा था कि अगर आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हफीजुल्लाह थिन साहब, उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 282। फ्रेंड्स, आपसे मुखातब थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम 30 मिनट विद मकबूल इलाही में आज बतौर गेस्ट शरीक हुए। आपने अपने सियासी विजन का इजहार किया, अपने बचपन, लड़कपन, जवानी और अब रिटायरमेंट के बाद की सियासी, समाजी, इल्मी मसरूफियात का सैर हासिल तबसरा किया। आने वाले दिनों के हवाले से सियासी मैदान में क्या करना चाहते हैं, उनका क्या विजन है, सियासतदानों के बारे में अपने जो ज़हनी एक पुख्ता राय थी उससे भी आपको रोशनास किया। हमें आपके कमेंट्स का, आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम में प्रोफेसर बहुत सारे आपके दोस्तों ने शिरकत की, आपको वेलकम कहा। मैं भी आपका तमाम शुरकाए प्रोग्राम का ममनून हूँ और अपने इंचार्ज प्रोग्राम अब्दुर्रहमान फरीदी साहब और टेक्निकल मुआवन मुनीर अहमद खोखर साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल शाम 8:05 पर नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।